मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर कोर्स सीएट में आप सभी को अध्ययन करना है तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष। तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष में जैसे आपके जो समकालीन शैक्षिक विचारक हैं, ये शैक्षिक विचारक में जिसमें से आपके अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी इत्यादि बहुत सारे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस अपने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सभी लोगों ने अपने मत को व्यक्त करने का प्रयास किया है। जैसे आप देखेंगे महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किए हैं और वे बताए हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है उसे किस प्रकार से चलाया जाए, किस प्रकार का उसका उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार से उस पर क्रियाएँ करनी चाहिए, किस प्रकार के पाठ्यक्रम, किस प्रकार की विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु और विषय वस्तु इत्यादि इन सारी चीज़ों की किन किन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में उन्होंने विधिवत प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया है और ये बताने का प्रयास किए हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, शिक्षा का क्या मतलब होता है, शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, उसका क्या ध्येय होता है। उन्होंने बताए हैं कि शिक्षा किसी एक पक्ष का विकास करना या शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। ये बताए हैं कि जैसे हम शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं और शिक्षा को ग्रहण करने के बाद हमारे किसी एक पक्ष का विकास होता है, बालक के किसी एक पक्ष का विकास होता है, तो वह शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य बालक का बहुआयामी विकास, बालक का सर्वांगीण विकास के साथ साथ बालक के चारित्रिक विकास की बहुत अहम भूमिका होती है। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में बालक के चारित्रिक विकास को भी उन्होंने शामिल करने का प्रयास किया है। उसे बताने का प्रयास किए हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक के साथ साथ बालक का सर्वांगीण विकास का उन्होंने अध्ययन किया है। और वे आगे उन्होंने बताया है कि शिक्षा प्रणाली के बहुत सारे दोष हैं। शिक्षा प्रणाली का अर्थ इतना संकुचित मानसिकता के स्तर पर लोग उसे लेते हैं या उसे संकुचित आधार पर उसे लोग ग्रहण करते हैं, यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य बहुत व्यापक रूप में होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है और इसके आधार पर शिक्षा को ग्रहण करने के बाद हम उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जैसे बालक है, विद्यार्थी है, शिक्षा को ग्रहण करता है, पढ़ाई करता है और कुछ दिन बाद वह क्या करता है, शिक्षा को ग्रहण करना छोड़ देता है। जब वह शिक्षा को ग्रहण करना छोड़ देता है तो वह जिन शिक्षा को ग्रहण किया है, जो शिक्षाएं वो प्राप्त किया है, उस शिक्षा के आधार पर उसे जीवन यापन करना चाहिए। उसे उस शिक्षा के आधार पर समाज में नैतिकता, सामाजिकता, इन सबको ध्यान में रखते हुए उस शिक्षा के आधार पर उसे समाज में, इस परिवेश में उसे कार्य करना चाहिए। और महात्मा गांधी ने इस शिक्षा के उद्देश्य के साथ साथ शिक्षा प्रणाली के दोषों की भी व्याख्या की है। इन्होंने बताने का प्रयास किए हैं कि शिक्षा प्रणाली में जो उद्देश्य होते हैं जिससे बालक का विकास होता है, उसके साथ साथ वही शिक्षा में आज के भारतीय परिवेश में, भारतीय समाज में आज भी शिक्षा में के माध्यम से बहुत सारी कमियां हैं। बालकों में, व्यक्ति में, समाज में, समुदाय में, संस्थाओं में, समितियों में कहीं भी इस शिक्षा प्रणाली को लोग संकुचित में लेते हैं, बहुत थोड़े में लेते हैं इसके अर्थ को, इसका जबकि इसका अर्थ बहुत व्यापक है। इसलिए इस शिक्षा प्रणाली के दोष को उन्होंने इसे बताने का प्रयास किए हैं और वे इस जो शिक्षा प्रणाली के दोष हैं ये कई रूपों में पाए जाते हैं, या जो शिक्षा प्रणाली के दोष हैं इसे हम निम्नलिखित रूपों में इसकी पहचान कर सकते हैं या इससे हम भली भांति इसका अध्ययन कर सकते हैं। जिसमें से आप देखेंगे पहला पॉइंट है जीवन से दूर।
जीवन से दूर शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं होता है कि व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करे और शिक्षा को ग्रहण करने के साथ साथ वह उसे दूर भागने का प्रयास न करे या शिक्षा को उच्च आदर्श मान करके शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। जैसे क्या है, भारतीय समाज में लोग शिक्षा को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन से क्या करते हैं, भागने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि हम थोड़ा सा शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं तो इसके बाद हम क्या करें, शिक्षा को छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें शिक्षा को ग्रहण करने के साथ साथ हमें अपने जीवन से दूर नहीं भागना चाहिए। जैसे हम माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करना छोड़ देते हैं और शिक्षा हमें यह क्लर्क बनाती है या हमें छोटे पदों पर नियुक्त हम हो जाते हैं और हम अपने जीवन से दूर भागते हैं। यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। हम यह सोचते हैं कि हमने शिक्षा को ग्रहण कर लिया है, हम क्लर्क के रूप में या माध्यमिक के रूप में, उच्च माध्यमिक के रूप में हम इतनी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, जीवन से फिर दूर भागना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अब शिक्षा को ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं होता है। हम क्या हैं, या व्यक्ति को एक क्लर्क बनाती है या एक निचले पोस्ट पर रखने का कार्य करती है। यह शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक के बहुआयामी विकास, चारित्रिक और सर्वांगीण विकास की महत्ता को देने का प्रयास किया है और यह जीवन से दूर शिक्षा भागने से नहीं हो सकती है। और हम जब निम्न स्तर पर शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो हम निम्न पोस्ट पर ही रहते हैं और वहीं पर ही अपने जीवन को सीमित कर लेते हैं और हम अपने इस जीवन से, इस शिक्षा से दूर भागने का प्रयास करते हैं। जब हम शिक्षा से दूर भागते हैं तो हमें कितनी हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम निम्न स्तर पर, छोटे स्तरों पर ही हम रहते हैं। और संकुचित आदर्श शिक्षा का अर्थ बहुत व्यापक है और इसे हम छोटे स्तरों पर इससे हम देखते हैं या हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि शिक्षा यह एक निम्न स्तर पर या छोटे स्तरों पर हम शिक्षा को लेकर के कार्य करते हैं। नहीं, हमें इस प्रकार के द्वेष, इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार के विचार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर उच्च आदर्श होने चाहिए या संकुचित आदर्श नहीं होने चाहिए। जब तक हमारे अंदर उच्च आदर्श का विकास नहीं होगा तब तक हम शिक्षा को अच्छी तरह से नहीं ग्रहण कर सकते हैं और जब हम शिक्षा को अच्छी तरह से नहीं ग्रहण कर सकते हैं तब तक हमारा बहुआयामी विकास या हमारा पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। आप देखेंगे अनिवार्य शिक्षा का अभाव, आप देखेंगे पाश्चात्य सभ्यता में शिक्षा का बहुत ही अभाव रहा है। इस शिक्षा के अभाव के कारण व्यक्ति पूर्ण रूप से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता है और पूर्ण रूप से शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाया। जब अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया, जब अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बालकों को, व्यक्तियों को बाध्य किया गया, तब व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करने लगा और उसके महत्व को समझने लगा। वह उच्च आदर्श, उच्च मान्यताओं को प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। तब बालक में इन सभी चीज़ों का विकास होने लगा। इन सारी चीज़ों से शिक्षा का विकास नहीं हो पाता है। जैसे जब शिक्षा का अभाव था, संसाधनों की कमी थी और हमें पूर्ण रूप से संसाधन की उपलब्धता नहीं थी, हमें कमियों का अभाव था, हमें कमी थी, तो हम शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते थे। लेकिन जब यह सरकारों के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान या साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए हम अनिवार्य शिक्षा को लागू किए हैं, तब व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया गया। जब शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बाध्य किया गया व्यक्ति को, तब व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर, जब व्यक्ति शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण किया, जब अनिवार्य शिक्षा कर दी गई तो व्यक्ति कुछ न कुछ शिक्षा को जरूर ग्रहण किया। जैसे जो व्यक्ति विद्यालय नहीं जाते थे, बालक जो उस तरह से कार्य नहीं करते थे, अध्ययन नहीं करते थे,
जब उन्हें बाध्य किया गया तब वो क्या किए, तब वे उन्हें मजबूर होना पड़ा और वे शिक्षा को ग्रहण करने लगे। जब वे शिक्षा को ग्रहण करने लगे तब वे अपने महत्व, अपने अधिकार, अपने कार्य क्षेत्र, अपनी सामाजिकता को विकास करने का प्रयास किया। और इसके पहले वे इस तरह का कार्य नहीं कर पाते थे। जब अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया तब व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करने के आधार पर इस भारतीय परिवेश में कार्य करने का प्रयास करने लगा। अगला पॉइंट देखेंगे, स्वावलंबन का अभाव। देखेंगे व्यक्ति में जब तक व्यक्ति शिक्षा को नहीं ग्रहण करता है, जब तक व्यक्ति में निम्न स्तर पर शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च शिक्षाएं, उच्च मान्यताओं को नहीं प्राप्त कर सकता है, तब तक व्यक्ति में इस स्वावलंबन का अभाव रहता है। और जब व्यक्ति में ये स्वावलंबन का अभाव होगा तब व्यक्ति अपने अधिकार, अपने कार्य क्षेत्र को कभी नहीं समझ सकता है। क्यों नहीं समझ सकता है कि जब तक व्यक्ति शिक्षा को पूर्ण रूप से नहीं ग्रहण करेगा उसमें आत्मशक्ति, आत्मचिंतन, आत्मप्रेरणा, स्वावलंबन इत्यादि की भावना का विकास कभी नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करता है तब व्यक्ति में उसमें आत्मगौरव, आत्मचेतना, आत्मसम्मान, सामाजिक भावना, सामाजिक विकास, समूह, सामाजिकता, नैतिकता इत्यादि इन सभी गुणों का विकास तब बालक के अंदर होता है। और ये शिक्षा प्रणाली के दोष में स्वावलंबन का अभाव भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्यों महत्वपूर्ण रखता है कि जब व्यक्ति शिक्षा को नहीं ग्रहण करेगा तब तक व्यक्ति में ये सारी कमियां उपलब्ध रहेंगी और इसको व्यक्ति पूर्ण रूप से या अच्छे तरह से नहीं ग्रहण करता है तो व्यक्ति का चारित्रिक विकास के साथ साथ बालक का सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो सकता है। आप देखेंगे वर्ग भेद की जननी। पांचवा पॉइंट आपका है वर्ग भेद की जननी। जैसे व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, जितनी अधिक शिक्षाएं ग्रहण कर रहा है, जितनी अधिक मान्यताओं को प्राप्त कर रहा है, उतनी ही अधिक व्यक्ति में जातीयता, वर्ग विभिन्नता, ये व्यक्ति में लिंगी विभेद, ये सारी चीजें बालक में, व्यक्तियों में बहुत तीव्रता से पनप रही हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और इस समाज में एक शैक्षिक स्तर पर कार्य करने का प्रयास करता है, तब बालक यह कैटेगराइज नहीं करता है, तब उसे वर्ग विभिन्नताएं या वर्ग के रूप में वह उसे बांटता नहीं है। लेकिन आज क्या है, हमारे इस समाज में, हमारे इस परिवेश में व्यक्ति जितना अधिक शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, जितना अधिक उच्च आदर्श को प्राप्त कर रहा है, उतना अधिक व्यक्ति वह बालक बालिकाओं में भेद कर रहा है, वह समुदायों में, समितियों में, संस्थाओं में, वह हर जगह क्या कर रहा है, मतभेद कर रहा है। लेकिन पहले जब व्यक्ति शिक्षा को पूर्ण रूप से नहीं ग्रहण किया था या शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाता था, तब व्यक्ति में ये वर्ग विभिन्नताएं, वर्ग भेद नहीं था। लेकिन आज व्यक्ति जितना अधिक शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, जितने अधिक समाज में चल रहा है, जितना अधिक समाज में जीवन यापन कर रहा है, उतना अधिक व्यक्ति इस जातीयता के आधार पर मतभेद कर रहा है, वर्ग लैंगिक विभेद के आधार पर मतभेद कर रहा है। इस तरह से व्यक्ति बालक बालिकाओं में मतभेद कर रहा है। इस तरह से व्यक्ति ये मतभेद इस शिक्षा के कारण ये हो रहा है। पहले क्या था कि व्यक्ति जब शिक्षा को नहीं ग्रहण किया था, नहीं ग्रहण करता था, तब व्यक्ति में लड़के लड़कियों में मतभेद नहीं होता था, जातीयता के आधार पर मतभेद नहीं होता था। लेकिन आज क्या है, भारतीय परिवेश में, भारतीय समाज में व्यक्ति जितना उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उत्तर मान्यताओं को प्राप्त कर रहा है, उतना अधिक क्या कर रहा है, उतना अधिक जातीयता के आधार पर, वर्गभेद के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से आपकी लास्ट पॉइंट होगी स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। पाश्चात्य सभ्यता में, अंग्रेजी शासन काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हें शिक्षा देने के लोग निंदनीय कार्य समझते थे, शिक्षा को नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वे उनके उपयोग को नहीं समझते थे। वे समझते थे कि महिलाएं गृहिणी के रूप में कार्य करें, घर के अंदर बैठी रहें, महिलाएं इस प्रकार का कार्य करें। लेकिन आज क्या है, स्त्री शिक्षा की
आज भी बहुत सारी उपेक्षाएं हो रही हैं, बहुत सारे निंदा हो रही है कि स्त्री को, हम अपने घर की महिलाओं को, अपनी बहन बेटियों को हम शिक्षा को ग्रहण करवा करके क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। यह व्यक्ति के अंदर आज भी ये मानसिक कुरीतियां दिमाग में, मस्तिष्क में व्यक्ति के अंदर भरी हुई हैं कि हम स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करवा के क्या करेंगे। लेकिन आप देखेंगे स्त्रियों के ऊपर कितनी, यह शिक्षा प्रणाली के दोष में आपकी स्त्री शिक्षा की उपेक्षा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। जबकि आप जानते हैं आज के समाज में, आज के परिवेश में